अब इसके बाद में अभिलेखों से जो बाद में बात की जाती है आपके कि अशोक महान ने शासन कब से कब तक किया था। तो शासन आपको पहले से बता दिया कि शासन किया था इन्होंने, वो किया था, स्टार्टिंग शासन होता है इसका 273 ईसा पूर्व से, और शासन कब तक चलता है इसका, वो शासन चलता है यहाँ पे याद रखना है इसमें 232 ईसा पूर्व तक। तो इसका जो मृत्यु होती है 232 ईसा पूर्व में होती है। तो आपको पता जाता है अशोक महान की मृत्यु, अशोक महान की जो मृत्यु होती है वो होती है आपके 232 ईसा पूर्व में। तो वो होती है आपके 232 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है अशोक महान की। अब आप मैंने पहले बताया अशोक महान के जो एक दो पुत्र था उसका नाम था आपको पता है महेंद्र, और दूसरा जो एक पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। तो इन्होंने बौद्ध धर्म का बाद में प्रचार प्रसार किया था। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनके अलावा श्रीलंका प्रदेश। तो यहाँ पर जो श्रीलंका क्षेत्र था, और श्रीलंका को प्राचीन समय में कहा जाता था सिंहल, और सिंहल क्षेत्र में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब इसके बाद में यहाँ जो शासन बनता है मौर्य वंश का अशोक महान के बाद में, अशोक महान के बाद में शासन जो मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था वो लगभग ही कमजोर हो जाती है, और उसके बाद में शासक बनता है वो है कुणाल राजा शासक बनता है, और ये अंधा शासक होता है, यानी आंखों से अंधा है। ठीक है। अब इसके बाद में जनमान। अब इसके बाद बात की जाए आपके कुणाल राजा के बाद में जो यदि अभिलेख, इसे याद रखना आपको, ताम्रपर्णी, अभिलेख का नाम याद रखना है ताम्रपर्णी अभिलेख। और ये ताम्रपर्णी जो अभिलेख है ये आपके श्रीलंका, जिसको सिंहल कहा जाता प्राचीन काल में, उससे प्राप्त हुआ है। और उस ताम्रपर्णी अभिलेख के अनुसार कि जो कुणाल राजा के शासन काल में, कुणाल राजा जो शासक काल में, जिससे जो आपके मोगली पुत्र तिरस, जो आपको मैंने पहले बता दिया, मोगली पुत्र तिरस या तिरस। तो इसके जो गुरु था उसका अशोक महान का, वो उससे प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद में उसको उपाधि प्रदान की गई थी देवाना प्रिय। तो आपको पता चलता है कि देवाना प्रिय था, उसकी उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो की थी मोगली पुत्र तिरस राजा, जो श्रीलंका क्षेत्र का था। अब उसमें याद रखना आपको कि जो अभिलेख जो कुणाल राजा बना था, कुणाल राजा के बाद में शासक बना था वो, जो उस समय जब ये कुणाल शासक था, जो शासन था, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो शासक था उसका नाम था जलो। याद रखना है कि जब ये कुणाल राजा का शासन था भारत में, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर का शासक कौन था? तो जम्मू एंड कश्मीर शासक, उसका नाम था जलो। अब इसमें याद रखना आपको कि जो महेंद्र, एक तारागढ़ अभिलेख प्राप्त होता है, तारागढ़ अभिलेख। और तारागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है
कि इसके बाद में महेंद्र बनता है तो शासक, इसके बाद में महेंद्र, और महेंद्र के शासक बाद में बनता है वो बनता है वीरसेन। तो इसके बाद में जो महेंद्र के बाद में बनता है वीर सेन, और वीर सेन के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है संप्रीति, और संप्रीति जो अगला शासक बनता है उसका नाम है संप्रीति, और संप्रीति के बाद में जो अगला शासक बनता है जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक रहता है उस शासक का नाम है बृहदर। तो आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन बना था, तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम जो शासक था वो बना था कौन, बृहदर। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदर था। अब इसमें आपको याद रखना है, यहाँ लिख देता हूं मैं अंतिम शासक, अंतिम शासक। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वो बृहदर बनता है। अब बृहदर का जो प्रधानमंत्री रहता है उस बृहदर का जो प्रधानमंत्री रहता है उसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से बृहदर की हत्या कर देते हैं, और बृहदर की हत्या करने के बाद में, बृहदर की हत्या करने के बाद में भारत में, बृहदर की हत्या करने के बाद में जो बृहदर की हत्या करने के बाद में जो पुष्यमित्र शुंग है उसने 180 ईसा पूर्व में भारत में एक नए वंश की स्थापना करता है, उस वंश का नाम है शुंग वंश। तो अब एक है शुंग वंश, बृहदर थे अंतिम शासक और उसको मार करके भारत में एक नए वंश की या नींव रखता है, उस वंश का नाम है वो है आपके शुंग वंश, शुंगी वंश, शुंगी वंश। अब जो शुंग वंश, शुंग वंश आपको याद रखना है इसमें, शुंग वंश में शुंग वंश की स्थापना वो किसके द्वारा की जाती है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। तो शुंग वंश की स्थापना की जाती है, शुंग वंश की स्थापना वो की जाती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा। अब इसमें याद रखना आपको पुष्यमित्र शुंग कब करता है स्थापना, तो ये स्थापना आप याद रखें इसमें 185 ईसा पूर्व, मतलब कि 185 हो जाता है, और यहाँ पर 184 ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व में भारत में जो शुंग वंश की स्थापना की जाती है। अब शुंग वंश की जब भारत में स्थापना की जाती है तो इसमें जो पहला शासक बनता है उसका नाम है आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंग, और जो इसकी राजधानी है शुंग वंश की, आपको राजधानी कौन सी है तो वो याद रखना है विदिशा, विदिशा। तो शुंग वंश की राजधानी कौन सी है, विदिशा। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था, तो आपको याद रखना है अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। और वो अश्वमेध जो संपन्न करने वाला जो पुरोहित था, अश्वमेध संपन्न कौन करवाया था, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र जो शुंग था उसने अश्वमेध करवाया था, तो उसमें पुजारी या पुरोहित रूप में कह सकते हैं, वो पुरोहित या पुजारी था, उसे पुजारी का नाम था, या पुजारी कह सकते हैं या पुरोहित कह सकते हैं। ब्राह्मण जो अद्वितीय राजा की प्रतिष्ठा यज्ञ करवाते संपन्न करने वाले व्यक्ति पुरोहित, जो पुरोहित था उसका नाम था पतंजलि, महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। तो आप याद रखें कि महर्षि पतंजलि, तो महर्षि पतंजलि था वो इसका पुजारी था, जो आज आप जानते हैं महर्षि पतंजलि जो प्रोडक्ट आते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो शासक बना था, इस शासक के बाद में, इस शासक के बाद में जो लगभग वर्ष चला था आपके 73 ईसा पूर्व तक, 73 ईसा पूर्व तक शासन चला था इसका। तो आप याद रखना
ईसा 73 ईसा पूर्व शासन चल रहा है किसका? शुक वंश का। अब शुक वंश में आप क्या रखना है कि जो सिमु इससे जो सातवां वंश पढ़ेंगे हम, सातवां वंश में जो इसमें शासक, इसमें जैसे आप क्या रखना है, जैसे देवगुप्त और देवगुप्त इसका जो अंतिम शासक माना जाता है, देवगुप्त इसका अंतिम शासक माना जाता है। और इसी अंतिम शासक के बाद में देवगुप्त की जो हत्या कर देते हैं, कौन? सिमु देवगुप्त की हत्या कर देते, उसका नाम है सिमु। और सिमु इस देवगुप्त की हत्या करके भारत में नए वंश की स्थापना करता है और वो है आपके सातवां वंश की स्थापना की जाती है। अब जो सातवां वंश की स्थापना की जाती है किसके बाद में? जब शुक वंश जो समाप्त होता है उसके बाद में, और ये इसका प्रधानमंत्री रहता है। और इससे सिमु द्वारा भारत में जो नई वंश की नींव रखी जाती है, उस वंश का नाम है सातवाहन वंश की स्थापना सिमु द्वारा। कुल 14 शासक है इसमें तो सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश की जो नींव रखी जाती है लगभग 33 ईसा पूर्व में या 37 ईसा पूर्व चलता है, 60 ईसा पूर्व में इसकी अंतिम रूप से नींव रखी जाती है। तो इसमें सबसे पहले संस्थापक कह सकते हैं, या नींव किसने डाली थी? तो वो डाली थी संस्थापक, या नींव किसने डाली थी? सातवाहन वंश की। तो वो आपका है सिमु द्वारा। किसके द्वारा? सिमु ने डाली थी इसकी नींव। अब इसके बाद में याद रखना है कि जो सातवां वंश थे, सातवां वंश में कुल कितने शासक हुए? तो सातवां वंश में कुल 14 शासक हुए थे। कितने शासक हुए थे? 14 शासक। अब इस सातवां वंश में 14 शासक के साथ साथ संख्या मतलब कि वो आपके यहाँ रखना है 27 शासक। कितने यहाँ रखना है? 27 शासक। तो यहाँ रखना है 27 शासक हुए थे सातवां वंश में। 27 शासक हुए थे, 27 शासक। इसमें आप क्या रखना है? जो 23वां शासक आपको एक तो बताता है 23वां शासक। 27 शासक कुल हुए थे, 27 शासक इसमें कुल हुए। और 23वां जो शासक था, 23वां जो शासक था वो इसमें पूछ जाता है वो। और इनका इसमें आपका राजधानी। तो राजधानी इसकी थी प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान। कुल कितने शासक हुए? 27 शासक। इसके अलावा 23 शासक कौन था? तो आपको ये पूछ जाता है 27 शासक हुए थे। और इसमें जो आपके 23 शासक पूछ जाता है, तो इसमें आपको पहले याद रखना है। और सब शक्तिशाली वो भी याद रखना है। सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली जो शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी प्रथम। तो याद रखना है गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम। ये इसका सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। अब यहाँ पर याद रखना आपको कि जो 23वां जो शासक हुआ था उसमें 27 शासक हुए। और 23वां शासक आपको जाता है कि 23वां शासक कौन था? तो 23वां शासक था, उसका नाम याद रखना है यज्ञश्री। जो 23वां शासक उसमें नाम आपको याद रखना है यज्ञश्री। ठीक है। अब 27 शासक
तो यह भी आपके जो 27 शासक, कुल 23 शासक, अंतिम शासक यज्ञश्री। अब इसके बाद में नेक्स्ट शुक वंश के शासनकाल में सबसे पहले शुक वंश के शासनकाल में, और उसके बाद में सातवाहन वंश आया था। सातवाहन वंश के जब शासन स्टार्ट हुआ था तो सातवाहन वंश के शासनकाल में सबसे पहले दान देने की प्रथा शुरू की गई। इनके अलावा भूमि अनुदान प्रक्रिया शुरू की गई। भूमि अनुदान प्रक्रिया शुरू की गई। तो यह आपको इनके अलावा जो स्वर्ण मुद्रा जारी की गई। ये एक आपके सातवाहन वंश की मुख्य विशेषता थी। अब सातवाहन वंश जब भारत में समाप्त हुआ था और सातवाहन वंश के शासनकाल में जो आगे बढ़े हम शक, उसमें शकों का आक्रमण हुआ था। शकों का आक्रमण हुआ था। अब इसमें जो अगला वंश, इसमें 37 पूर्व तक, और जो भारत में अभी अगला जो वंश आएगा वो वंश आएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश में आपको याद रखना है, सबसे पहले गुप्त वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी वो याद रखना है। इसके अलावा गुप्त वंश कब से कब तक चला था उसके बारे में याद रखना है। तो गुप्त वंश में आपको सबसे पहले याद रखना है, गुप्त वंश की जो नींव थी वो रखी गई थी श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? श्रीगुप्त द्वारा रखी गई। अब गुप्त वंश के जो शासकों के मैं आपको क्रमश बता रहा हूं। गुप्त वंश में सबसे पहले गुप्त वंश, और गुप्त वंश 275 से 550 तक या ईस्वी आएगा, ईसा पूर्व नहीं आएगा, ईस्वी। अब इसमें आपको याद रखना है गुप्त वंश में कि सबसे पहले जो शासक पहला शासक बना था वो आपको याद रखना है प्रोवाइस। पहला शासक बना था उसका नाम था श्रीगुप्त। दूसरा शासक बना था उस शासक का नाम था आपको याद रखना है श्रीगुप्त के बाद में सेकंड शासक उसका नाम था घटोत्कच। इसके बाद में तीसरा शासक बना था वो बना था आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम। तो तीसरा शासक उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरा शासक बना उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसके बाद में चौथा शासक बना था उसका नाम था आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे खत्म है और ये द्वितीय है। इसके बाद में अगला आपको याद रखना है इसमें वो कुमारगुप्त, और इससे पहले शासक हुआ था उसका नाम है रामगुप्त, जिसका उल्लेख मिलता है कमजोर शासक था गुप्त वंश का। और उसके बाद में कुमारगुप्त इसको महदरा की उपाधि प्राप्त की कुमारगुप्त। और इसके बाद में अगला आता है स्कंदगुप्त। और इसके बाद में अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त।
गुप्त। तो आप याद रखना इसमें सबसे पहले गुप्त वंश स्टार्टिंग होती है इसकी 233 ईस्वी से 550 यानी 600 तक चलता है। और इसमें पहला शासक जो बनता है उसका नाम है श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त द्वारा सबसे पहले भारत में 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की जाती है और ये लगभग 5 वर्ष तक शासन करता है, यानी 280 ईस्वी तक 280 तक शासन करता है। कौन? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त के बाद में जो श्रीगुप्त का पुत्र कह सकते हैं या उत्तराधिकारी कह सकते हैं, पुत्र या कह सकते हैं उत्तराधिकारी, पुत्र या उत्तराधिकारी। तो पुत्र या उत्तराधिकारी है उसका नाम है घटोत्कच। अब घटोत्कच का शासन स्टार्ट होता है आपके याद में 280 से लेकर आपको इसमें याद रखना है 319 तक। 280 से 319 ईस्वी तक शासन चलता है। वो किसका चलता है? घटोत्कच का। घटोत्कच के अपने जो शासनकाल में घटोत्कच ने उपाधि प्राप्त की थी वो की थी महाराज या महाराजा। याद रखना है महाराज या कह सकते हैं महाराजा। तो महाराज या महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी? वो की थी घटोत्कच ने उपाधि, याद रखना इसको, एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा या महाराजा धीराज की उपाधि। अब इसके बाद में अगला शासक आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का शासन स्टार्ट होता है यहाँ से 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक। तो 319 से 335 ईस्वी तक शासन करता है, उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में एक संवत शुरू करता है, उसका नाम याद रखना आपको इलाई संवत। कौन संवत शुरू करता है? इलाई संवत। तो इसमें आपको याद रखना है जो इस्लाम धर्म की शेष जो गुप्त वंश में और गुप्त जो संवत है उसको कह सकते हैं। तो इसने एक संवत शुरू की थी, वो की थी इलाई संवत। तो इलाई संवत की शुरुआत किसने की थी? वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। और कब की थी? तो 319 ईस्वी। अब इसके बाद में यहाँ बात की जाती है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो घटोत्कच की उपाधि धारण की थी महाराज या महाराजा धीराज की उपाधि। और यहाँ पर आपको रखना है याद चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इसमें आप क्या रखना है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की थी? वो की थी किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब इसके बाद में अगला याद रखना है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद में आपको याद रखना है समुद्रगुप्त मौर्य, जो आपके गुप्त वंश है उसका सबसे शक्तिशाली, जिसके पास विशाल नौसेना, जिनके शासनकाल में जो इलाहाबाद परिषद या प्रयाग परिषद लिखी उसमें जो इलाहाबाद परिषद उसमें सेनाओं का वर्णन किया गया था। और ललित कला में संगीत कला बहुत प्रवीण था। जो प्रयाग परिषद से ये जानकारी मिलती है, इलाहाबाद परिषद से ये जानकारी मिलती है, उसकी जो सेना थी वो कभी असफल नहीं हुई थी, उसकी जानकारी मिलती है। और अगला जो समुद्रगुप्त है उसके जो सिक्के हैं उस पर वीणा वादन यानी जो वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। और अश्वमेध यज्ञ पराक्रम ऐसा नाम अंकित मिलता है। और कुछ जो प्रदेश है उस पर यह अधिकार करता है और लगभग अपने जीवन में 100 युद्ध करता है और 100 युद्ध में से 99 युद्धों में विजय हो जाता है। और मतलब कि युद्ध में हार का वर्णन नहीं मिलता है। इससे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो आपको वो समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त में क्या रखना है कि समुद्रगुप्त का जो शासन स्टार्ट होता है वो
335 ईस्वी से स्टार्टिंग होता है शासन, और इसका शासन चलता है 380 ईस्वी तक। 335 से इसका शासन स्टार्ट होता है और 380 तक इसका शासनकाल चलता है। अब समुद्रगुप्त को आप क्या रखना है, किस नाम से जाना जाता है? परीक्षा में 1 नंबर का सवाल हो जाता है कि समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, या ऐसा प्रश्न पूछ जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो इसमें याद रखना है भारत का नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त। अब इसमें याद रखना समुद्रगुप्त में कि समुद्रगुप्त ललित कला में और संगीत कला में बहुत प्रवीण था। तो इसमें याद रखना आपको सबसे पहले ललित कला और कला, दूसरी कला थी उसका नाम था संगीत कला। तो ललित कला और जो संगीत कला थी उसमें बहुत प्रवीण था, वो कौन था? समुद्रगुप्त। अब इसके बाद में याद रखना आपको कि समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए, समुद्रगुप्त ने जो शासनकाल में सिक्के जारी किए उस पर क्या नाम अंकित मिलता है? तो उस पर नाम अंकित मिलता है अश्वमेध यज्ञ पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम, याद रखना इसमें अश्वमेध यज्ञ पराक्रम। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी जो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने संपन्न करवाया था। अब इसके बाद में आपको रखना है इसके पास जो विशाल नौसेना थी, इसके पास विशाल नौसेना थी। इसके पास विशाल क्या थी? नौसेना। इसके पास विशाल नौसेना थी। इनके अलावा जो इसके जो मतलब की जो अधिकतर मूर्तियां जो इसके प्राप्त हुए वो वीणा बजाते हुए प्रतिबद्ध, जो कि वीणा बजाने में बहुत ही प्रवीण था। तो इसमें याद रखना है कि जो वीणा वादक होता है, वीणा वादक में बहुत प्रवीण था, तो इसकी आकृतियां प्राप्त हुई है। इनके अलावा इनके शासनकाल में जो इलाहाबाद परिस्थिति प्राप्त हुई उसका नाम है इलाहाबाद परिस्थिति। और जो इलाहाबाद परिस्थिति है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको याद रखना है हरिसेन। और हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि था, उसका नाम था हरिसेन। इसमें याद रखना आपको हरिसेन कौन था? तो हरिसेन कौन था इसमें वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद परिस्थिति। इलाहाबाद परिस्थिति तो याद रखना इलाहाबाद परिस्थिति। तो इलाहाबाद परिस्थिति जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपको मैं यहाँ बता दूं इलाहाबाद परिस्थिति है, इलाहाबाद परिस्थिति लिखी गई थी हरिसेन द्वारा। आपको पता है हरिसेन कौन था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, राज दरबारी कवि। तो राज दरबारी कवि उसका नाम था हरिसेन। अब इसमें जो इलाहाबाद परिस्थिति लिखी गई थी, इलाहाबाद परिस्थिति से किस बात की जानकारी मिलती है? इलाहाबाद परिस्थिति से जानकारी मिलती है कि अशोक जो आपके समुद्रगुप्त था उसकी सेना कभी भी असफल नहीं थी। यानी युद्ध संबंधी जितने भी जो जानकारियां प्राप्त होती है हमें वो इलाहाबाद परिस्थिति से ही होती है। अब इसके बाद में जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के बाद में जो शासन है समुद्रगुप्त के जो कुछ क्षेत्र उन अधिकार के जैसे पूर्वी क्षेत्र जो हिमालय क्षेत्र है, इनके अलावा दक्षिण जो क्षेत्र है, इनके अलावा जो पश्चिमी क्षेत्र है, इनके अलावा शक राज्य है,
उन सभी पर उसने अधिकार किया था समुद्रगुप्त ने। अब उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल है, इससे पहले जो मैंने रामगुप्त लिखा है इसमें 380 है, तो 380 से यहां तक 380 से याद रखना कि 380 तक शासन करता समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के बाद में अगर जो शासक है 380 से 412 तक, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासन करता है वो शासन करता है आपको याद है 380 से 412 तक, 380 ईस्वी से 412 तक यहां पर शासन कर रहा है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त को जो द्वितीय है उसको उपाधि है विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि प्राप्त है? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है। विक्रमादित्य की उपाधि किससे प्राप्त है? चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि प्राप्त है। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो इसका शासनकाल 380 से 412 तक चलता है, और इनके द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके द्वारा जो विक्रम संवत, याद रखना इसमें विक्रम संवत आपको सब जो कनिष्ठ 38 ईसा पूर्व की गई थी, और इसमें 58 ईस्वी में शुरू की गई थी। अब इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में जो शासक आता है कमजोर शासक, उसका नाम है रामगुप्त। अगला शासक उसका नाम है रामगुप्त। अब रामगुप्त शासक बनता है, और रामगुप्त का शासन चलता है 412 से 414 तक। 412 से लेकर 414 तक शासन कौन करता है? वो शासन करता है आपके कौन? रामगुप्त। ये रामगुप्त के बारे में पूछा जाए तो ये आपके गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक था। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक था कौन? वो था आपके रामगुप्त। रामगुप्त के बाद में आता है कुमारगुप्त। रामगुप्त के बाद में आता है, वो याद रखना आपको, कुमारगुप्त। रामगुप्त के बाद में अगला शासक आता है, वो आता है आपके कुमारगुप्त। रामगुप्त के बाद में अगला शासक है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का शासन स्टार्ट होता है, वो होता है 414 से 455 तक, और 55 से 67 तक। तो इसमें कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय, इसका शासन स्टार्ट होता है 414 से लेकर के 414 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन करता है। वो है आपके याद रखना इसमें कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। अब इसके बाद में याद रखना कुमारगुप्त को उपाधि कौन सी प्राप्त है? तो कुमारगुप्त को उपाधि प्राप्त है, वो याद रखना है महेंद्र द्वितीय की। इसको विक्रमादित्य पहले पढ़ लिया, उसके बाद में महेंद्र द्वितीय की। तो इसमें उपाधि प्राप्त है वो है महेंद्र द्वितीय। तो आपको याद रखना इसमें कि कुमारगुप्त है उसका शासन कब से स्टार्ट होता है? तो शासन स्टार्ट होता है 414 ईस्वी से स्टार्टिंग होता है, और एंड ऑफ होता है वो 455 ईस्वी तक चलता है। उपाधि किसकी प्राप्त है उसको? वो है महेंद्र द्वितीय की उपाधि प्राप्त है। अब इसके आगे में जो कुमारगुप्त है उसको जो नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा
जो विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में बिहार गया क्षेत्र में है, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक या संरक्षण प्रदान किया जाता है, संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है कुमारगुप्त को। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक है वो आपको याद रखना कौन है? कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। अब इसमें अगला आपको याद रखना है, कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय के बाद जो शासक बनता है वो आपके नाम लिखा है स्कंदगुप्त। कौन सा? स्कंदगुप्त शासन करता है। तो अगला शासक उसका नाम है स्कंदगुप्त। अगला शासक है उसका नाम है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त का जो शासन स्टार्टिंग होता है वो आपको जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पर 455 है, तो 455 जो ईस्वी के बाद में यहाँ पर स्टार्ट होता है, 455 ईस्वी से स्टार्टिंग होती है इसकी, और यहाँ से जो शासन चलता है वो चलता है 467 ईस्वी तक। तो आपको पूछा जाता है कि स्कंदगुप्त है उसका शासन कब से स्टार्ट होता है? वो होता है 455 ईस्वी से स्टार्टिंग होता है, और कब तक चलता है? 467 ईस्वी तक चलता है। अब इसमें आप क्या करना है यहाँ पर कि स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त में जो कि अभिलेख क्या रखना है स्कंदगुप्त शासनकाल में, एक अभिलेख क्या रखना है? जूनागढ़ अभिलेख। और जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि जो मौर्य वंश था और मौर्य वंश में अशोक था, तो अशोक के शासनकाल में जो पानी की व्यवस्था करवाने के लिए झील का निर्माण करवाया गया था, और उस झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त द्वारा। पुष्यगुप्त कौन था? पुष्यगुप्त जो अशोक महान था, अशोक महान के शासनकाल में जो राजा कह सकते थे वो था आपने, तो इसमें याद रखना है पुष्यगुप्त द्वारा एक झील थी, उसका नाम था सुदर्शन झील। झील का नाम है सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण पहले आपको निर्माण का पता था, उसके बाद में पुनर्निर्माण रिपेयरिंग उसके बारे में बताता हूं। तो उसका निर्माण करवाया था अशोक शासन काल में, मौर्य वंश में जो अशोक शासक था उसके शासन काल में, अशोक के जो शासन काल में जो सुदर्शन झील उसका निर्माण कराया था पुष्यगुप्त द्वारा। अब उसमें पुष्यगुप्त शासक सेनापति प्रधानमंत्री रूप में कह सकते हम, तो उसमें पुष्यगुप्त निर्माण कराया था, उसने वापस पुनर्निर्माण करवाया था, रिपेयरिंग, जिसको बोलते हैं जीर्णोद्धार। तो उसमें यार आपको जीर्णोद्धार, तो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो यार जीर्णोद्धार करवाया था, वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। तो आपको पूछ लेते हैं कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वो था स्कंदगुप्त। ठीक है, अब इसमें इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपको याद रखना है जूनागढ़ अभिलेख। अब इसमें जो अंतिम शासक हुआ था, उसका नाम था विष्णुगुप्त। तो याद रखना इसमें अंतिम शासक वो था कौन? विष्णुगुप्त। अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ था। वापस एक बार देखते हैं शुरू से। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश स्टार्टिंग 275 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक चलता है। श्रीगुप्त पहला शासक, और इसका शासन 275 से 280। इसके बाद में आता है घटोत्कच, और इससे देवगुप्त की उपाधि प्राप्त है, ये भी याद रखना है इसमें। देवगुप्त की उपाधि प्राप्त, देवराज दूसरा नाम इसमें याद रखना है, देवराज की उपाधि प्राप्त इसको भी। अब इसमें दूसरा शासन बनता है घटोत्कच का शासन 280 से 319 तक, और इसने महाराजा की उपाधि धारण की।
उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम शासक बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो घटोत्कच का उत्तराधिकारी है और पुत्र भी है, और इसका शासन चलता है 319 यानी 319 से चलता है, 320 से 335 तक शासन करता है चंद्रगुप्त प्रथम। और इसने अपने शासनकाल में जो उपाधि धारण की थी वो की थी, याद रखना इसमें, महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की थी। अब उसके बाद में जो अगला शासक बनता है और जो याद रखना इसमें 319 ईस्वी में जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने एक समस्त शुरू की, जिसका नाम था इलाही संवत। तो इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? वो की थी आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब इसके बाद में बनता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बारे में जो शासन स्टार्ट होता है 335 से 380। ललित कला में शासन बहुत प्रवीण है, इनके इसके पास विशाल जो नौसेना थी, और इसके बाद इसके शासन काल में जो इलाहाबाद प्रेस ली गई हरिश्चंद्र द्वारा, इसमें हरिश्चंद्र द्वारा जो इलाहाबाद प्रेस ली गई इसमें जो सेना थी उसकी नौसेना थी विशाल, उस सफलताओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इन स्वयं ने जो प्रयाग प्रेस लिखी है, और इनके अलावा जो वीणा वादक और इसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, अशोक जो आपके समुद्रगुप्त है उसके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, और सिक्कों पर नाम अंकित मिलता है अश्वमेध के पराक्रम, क्योंकि उन्होंने अपने शासन काल में जो अश्वमेध की संपन्न करवाया था इस कारण से। अब इसका और इसे जो समुद्रगुप्त उसके बारे में जाता है किस नाम से जाता है, तो आपको याद रखना है इसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसमें आपको याद रखना है, इसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है, और इनका शासन स्टार्ट होता है 380 से 412 तक। अब इसके बाद में आता है रामगुप्त 412 से 414, गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक। अब इसके बाद में आता है कुमारगुप्त जिसको महेंद्रगुप्त की उपाधि प्राप्त है, और 414 से लेकर के 455 ईस्वी तक इसका शासन चलता है, और उपाधि महेंद्रगुप्त। इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका संरक्षण प्रदान किया, या संस्थापक भी या स्थापना संस्थापक माना जाता है इसे। और इसके अलावा जो अगला शासन करता है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त का जो शासन स्टार्ट होता है वो होता है 455 से 467 तक। और इन्होंने जो एक अभिलेख इसके शासनकाल का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख से इस बात का पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने जो सुदर्शन झील था इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसका अभिलेख जो उल्लेख है वो उल्लेख मिलता है किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। अब इसके बाद में जो ये बुक हो जाता है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो वो करवाया था स्कंदगुप्त ने। और जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो निर्माण करवाया था मौर्य साम्राज्य में अशोक के शासनकाल में। जो सेनापति कह सकते हैं या मंत्री कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, वो था पुष्यगुप्त, और उसने पानी की व्यवस्था के लिए, सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था मौर्य साम्राज्य अशोक के शासनकाल में। अब इसके बाद में पूछा जाता है कि जो गुप्त वंश है उस गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन बना था, तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक बना था वो कौन है, वो आपके विष्णुगुप्त। अब इसके बाद में याद रखना है कि जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश में जब शासन रहा था गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश के शासन के बाद में, गुप्त वंश के शासन के बाद में, गुप्त वंश के शासन के बाद में आप याद रखना है कि जो गुप्त वंश में कौन कौन सी उपलब्धियां थी, गुप्त वंश की कौन कौन सी उपलब्धियां थी। देखो सबसे पहले गुप्त वंश की उपलब्धियों की बात करते हैं। गुप्त वंश की उपलब्धि, गुप्त वंश की उपलब्धि, तो गुप्त वंश की उपलब्धियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुप्त वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश के शासनकाल में वैदिक धर्म का उदय हुआ था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है वैदिक धर्म का उदय, वैदिक धर्म का सम्मान उदय, वैदिक धर्म का सम्मान। सबसे पहले वैदिक धर्म का सम्मान प्रक्रिया शुरू हुई थी इसमें शासनकाल में। और इनके अलावा जो रामायण महाभारत और मनु संहिता है उसको जो मतलब कि सामने लोगों के सामने आया था वो गुप्तकाल के शासनकाल में आया था। जैसे आपका लगना रामायण, दूसरा लगना है रामायण, इसके अलावा महाभारत, और इनके अलावा तीसरा आपको याद रखना है वो है मनु संहिता, जो मनु द्वारा लिखी गई थी, मनु संहिता, मनु संहिता। तो तीनों आप क्या रखना है, रामायण, महाभारत और मनु संहिता। ये जो तीनों किसके शासनकाल में सामने आई थी पढ़ने के लिए, वो गुप्त
वंश के शासनकाल में ही, गुप्त वंश के शासनकाल में सामने आएंगी। इसके अलावा तीसरा याद रखना आपको, नेक्स्ट तीसरा याद रखना इसमें कई, जैसे कालिदास जैसे कालिदास, इनके अलावा जो कालिदास है उसके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए इसके बारे में देखते हैं। रघुवंशम, मेघदूतम, ये ग्रंथ है कालिदास। और इनके अलावा दूसरा आपके याद रखना है विशाखदत्त, इसके अलावा शूद्रक। तो इसमें आपको याद रखना है शूद्रक द्वारा कौन सा लिखा गया, शूद्रक द्वारा जो लिखा गया था उसका नाम था मृच्छकटिकम, और विशाखदत्त, इसके अलावा कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम यहाँ पर, इनके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, और यहाँ पर विशाखदत्त द्वारा मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ लिखा गया। ये आपके, इनके अलावा इसमें छठी आपकी विशेषता याद रखनी है कि जो वराहमिहिर निकला ब्रह्मगुप्त, ये जो नियम दिए इन्होंने, जितने भी गणित का या ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं, गणित का या ज्योतिष शास्त्र का विकास इनके शासनकाल में हुआ था। इनके शासनकाल की प्रक्रिया मानी जाती है। अब गुप्त वंश में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके 2-3 पॉइंट और बता रहा हूं। सामाजिक व्यवस्था में कौन कौन से पॉइंट आपने याद रखना है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी गुप्त वंश के शासनकाल में, तो गुप्तकालीन समाज की विशेषता, गुप्तकालीन समाज। तो इसमें आपको पॉइंट याद रखना है, ये जो गुप्तकालीन समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था। सबसे पहले नंबर 1, पहला पॉइंट, गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था। अब देखो कौन कौन से वर्ण थे। सबसे पहले नंबर 1, पहला था आपके ब्राह्मण, दूसरा था वो था क्षत्रिय, तीसरा था वो था आपके वैश्य, और चौथा था वो शूद्र। तो ये 4 वर्ण में विभाजित था। आपका गुप्तकालीन समाज कितने वर्णों में विभाजित थी, तो 4 वर्णों में। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा इसके बाद वैश्य और शूद्र। तो इसमें ब्राह्मणों का काम था अध्ययन करवाना, पाठ पूजा करना। अब इसके अलावा दूसरा था क्षत्रिय, तो उसका काम था सीमा रक्षा करना, और वैश्य व्यापार वाणिज्य कृषि करना। इनके अलावा शूद्र इन वर्णों की रक्षा करना। तो ये इसके कार्य थे। इनके अलावा दूसरा क्या रखना इसमें, गुप्तकालीन समाज में 4 आश्रम हुआ करते थे। गुप्तकालीन समाज में 4 आश्रम हुआ करते थे। वो आश्रम कौन कौन से थे। सबसे पहले नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम। सबसे पहले 1 नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में
जो जन्म से 25 वर्ष की आयु वाला जो आश्रम होता है 0 से 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। उसके बाद में दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम और इसकी जो आयु होती है वो होती है आपके रखने 25 से 50 तक मानी जाती है इसकी आयु। और इसके अलावा जो तीसरा है, जो तीसरा इसकी जो आप होते हैं वो होते हैं वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम में इसमें आयु रखना है आपको 50 से 75 तक। इसके बाद में नेक्स्ट है चौथा और लास्ट, इसमें वो याद रखना आपको चौथा वानप्रस्थ बाद में संन्यास आश्रम और इसकी आयु 75 से 100, यानी मनुष्य की जो 100 वर्ष की कुल आयु होती है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार विभाजित किया गया है। इसके अलावा स्त्रियां जो मतलब की संपत्ति होती थी स्वामिनी होती थी, इनके अलावा कुछ चीज मतलब कोई भी जो कार्य होता था उसमें समान अधिकार प्राप्त था, वो सारी विशेषता थी, तो समाज की विशेषता थी। धन्यवाद।